नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है। हर्षमंदर नाम के सोनिया के पुराने एक चाटुकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और कहा कि जिस तरीके से हर्षमंदर का वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहता हुआ सुना गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में ईमानदारी और सेकुलरिज्म को नहीं मानता है, समानता को नहीं मानता है, इसलिए न संसद पर विश्वास है, इसलिए जब जो फैसला होगा वो सड़क पर होगा। दरअसल हर्षमंदर और महमूद पारचा ने याचिका लगाई थी जिसमें प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के खिलाफ हेट स्पीच की दलील दी थी और कहा था कि लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से सुनवाई नहीं हो सकती है क्योंकि मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। दूसरी तरफ तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि ये वही हर्षमंदर है जिसने सड़क पर जाकर शाहीन बाग में ऐसा भाषण दिया था और एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है, और दूसरी तरफ यही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में दूसरे लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण के लिए याचिका लगा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर ऐसा कतई कानून के तहत नहीं है, न संविधान के तहत है। और दूसरी तरफ तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हर्षमंदर पहले भी एक बार कह चुका है सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखकर कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हर्षमंदर का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपने कर्तव्यों का ढंग से पालन नहीं करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हर्षमंदर नाम का ये व्यक्ति है कौन और इसकी इस तरीके की बातें ये करता क्यों है। दरअसल ये एक पूर्व IAS रहा है और उसके बाद इसने जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे उसके बाद इसने NGO बनाया और नौकरी छोड़कर कांग्रेस के सपोर्ट से ही NGO गिरी करने लगा। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसको जब चुनाव जीती थी कांग्रेस पार्टी 2004 में, तो इसको एक तरीके से इनाम दिया था और सोनिया ने अपनी NAC का इसको मेंबर बना लिया था। NAC का मेंबर रहते हुए इसने जो सबसे बड़ा और सबसे कुख्यात काम किया था वो था लक्षित हिंसा का एक कानून लाने की कोशिश, एक बिल लाने की, अध्यादेश लाने की कोशिश हर्षमंदर के द्वारा की गई थी, जिसके द्वारा ये प्रावधान बनाए जाने थे कि अगर कहीं भी दंगा होता है तो उसमें जो मेजोरिटी होगी यानी कि बहुसंख्यक समाज को ही दोषी पाया जाएगा और अल्पसंख्यक समाज दोषी होते हुए भी उसके ऊपर किसी भी तरीके का मुकदमा नहीं चलेगा, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर तमाम बाहर सड़कों पर और मीडिया में बात उठाई थी और अरुण जेटली ने संसद के अंदर भी इसका विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए और उसके बाद ये कानून लटक गया था। लेकिन अगर उस समय ये कानून पास हो गया होता तो पूरे देश में, जैसा कि हर्षमंदर चाहता था कि अल्पसंख्यक कितना भी बड़ा अपराध करने के बाद, कितना भी दंगा करने के बाद, दंगे के दौरान बलात्कार तक करने के बाद आसानी से बच सकते थे और हिंदू पीड़ित होते हुए भी या बहुसंख्यक जिन्हें कह सकते हैं पीड़ित होते हुए भी उन्हीं के ऊपर केस चलना था और उन्हीं को नुकसान उठाना था। इस तरीके की सोच का व्यक्ति है ये हर्षमंदर। और 2002 के बाद में इसने एक किताब भी लिखी थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, जिसमें इसने गोधरा दंगों के लिए और गुजरात के और बाकी हिस्सों में जो दंगे हुए थे उसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरोपी ठहराने की कोशिश की थी और यही वजह थी कि ये कांग्रेस का चहेता बना रहा। उसके बाद कश्मीर मामलों पर भी इसको कांग्रेस ने आगे किया था बातचीत के लिए और तब भी इसने कश्मीर के लोगों के हित के पक्ष में बोलने के नाम पर मिलिटेंट्स यानी कि आतंकवादियों का एक तरीके से वकालत की थी और देश में जिस तरीके से तमाम कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनके पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोला था। हर्षमंदर कितना विवादास्पद व्यक्ति है आप इसको इसी से समझ सकते हैं कि जब CAA यानी कि CAB नाम का बिल आने वाला था उस समय हर्षमंदर ने एक ऐलान किया था कि अगर सरकार ऐसा बिल पास कराती है तो मैं इसके विरोध में मुस्लिम बन जाऊंगा। लेकिन अब तक उस बिल को पास हुए 3 महीने करीब होने जा रहे हैं, अभी तक हर्षमंदर मुस्लिम नहीं बना है। यानी कि ये अपनी बात पर कभी अड़ा नहीं रहता है, लेकिन इसे विवाद करने से ही मतलब है और इस विवाद के बदले में ये जो अपने NGO चलाता है, किताबें लिखता है, उसकी पब्लिसिटी होती है और जो एक तरीके से अर्बन नक्सल गैंग है उसका एक बड़ा लीडर माना जाता है। और यही वजह है कि ये हमेशा ऐसी बातें करता है। एक तरफ शाहीन बाग में जाकर लोगों को भड़काने का काम करता है और दूसरी तरफ कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा या अनुराग ठाकुर के खिलाफ ये याचिका लगाकर अपने आप को सुर्खियों में लाने की कोशिश करता है। हर्षमंदर को लेकर जितनी भी अब तक बातें सामने आई हैं उससे यही है कि इस व्यक्ति की जो मानसिकता है वो नक्सलियों के पक्ष में है। ये देश के विरोध में काम करने वाले तमाम NGO से जुड़ा रहा है। एक्शन एड इंडिया नाम का एक बड़ा NGO है जो कि भारत में उस नक्सल गतिविधियों को समर्थन करने वाले या देश विरोधी तत्वों को
देश विरोधी जो सोच है उसको बढ़ावा देने वाले एनजीओ को फंडिंग करती रही है। केजरीवाल के 2 एनजीओ हुआ करते थे, उनको भी हर्षमंदर के इसी एक्शन एड ने फंडिंग की थी, जिसको लेकर अदालतों में केस भी चले थे। हालांकि बाद में वो केस ठन्डे बस्ते में चले गए। तमाम इस तरीके के जो एनजीओ होते हैं, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने का, गुमराह करने की बात हो, उनको एक्शन एड इंडिया जैसे जो संगठन थे वो फंडिंग किया करते थे। फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग किया करता था और एक्शन एड इंडिया का ये डायरेक्टर रह चुका है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक व्यक्ति है और सीधे ये खुलेआम शाहीन बाग में जिस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश करता हुआ वीडियो में दिख रहा है, उससे आप समझ सकते हैं ये इसने इसलिए किया था क्योंकि ये अपनी पुरानी मालकिन और पुरानी आका सोनिया गांधी को भी बचाना चाहता था, क्योंकि सोनिया गांधी ने ही सबसे पहले दिल्ली के अंदर सीए के विरोध में भड़काऊ भाषण दिया था। उसने ये कहा था कि लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए, आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए और हमें संविधान को बचाने के लिए इस सरकार की ईंट से ईंट बचा देनी चाहिए। सोनिया गांधी हो या उसकी बेटी प्रियंका वाड्रा, जो कि रावत वाड्रा नाम के जमीन चोर की पत्नी है, या फिर उसका उल जलूल बेटा राहुल गांधी हो, इन सभी ने भड़काऊ भाषण दिए थे। लेकिन हर्षमंदर ने उनके खिलाफ कोई याचिका नहीं दी। और जब कपिल मिश्रा ने यह कहा था कि जाफराबाद में हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, अगर पुलिस अपना तरीके से सड़कें खाली नहीं करा पाती है तो हम अब सड़कें खाली कराएंगे, अगर ढंग से देखा जाए, कानून की दृष्टि से देखा जाए, तो इसके अंदर कोई भी भड़काऊ भाषण जैसी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से इसने प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर का नाम लिया है, उसमें उन्होंने केवल नारे का अगला हिस्सा बोला है कि देश के गद्दारों को और पीछे से पब्लिक जवाब देती है। इस तरीके के नारे तमाम चुनावों में और तमाम सभाओं में लगते रहते हैं और नारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई केसेस में कह चुका है कि नारों को लेकर इस तरीके की बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उस पर भी इसने केस करने की कोशिश की। अगर याद किया जाए तो 2014 के और 2019 के चुनावों में किस तरीके से राहुल गांधी नारे लगवाया करता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अगर उन सभी नारों पर केस होते तो अब तक शायद राहुल गांधी और उसकी पूरी पार्टी जेल में रही होती। निश्चित तौर पर इस देश में गद्दारों का सम्मान नहीं हो सकता। गद्दारों के लिए पब्लिक का गुस्सा होता है और वही गुस्सा उन नारों में दिखाई दिया था। खैर, उस पर सुप्रीम कोर्ट अभी संज्ञान ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने स्पष्ट कर दिया है कि हम भड़काऊ भाषणों को लेकर इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन उसकी सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक हर्षमंदर अपने उस वीडियो के बयान पर सफाई नहीं देता है और उसमें ये बात साबित अगर होती है कि हेट स्पीच है, तो निश्चित तौर पर उसकी बात पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। जो व्यक्ति दूसरों को गलत बता रहा है लेकिन खुद उससे ज़्यादा खतरनाक भाषण देता हुआ दिख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा ऐसा कहे जाने के बाद हर्षमंदर और उसके पूरे के पूरे जो एनजीओ वादी समर्थक गुट है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनको एक तगड़ा झटका लगा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के ही दंगों को लेकर। ताहिर हुसैन नाम का जो क्रूर दंगाई और जो दरिंदा पकड़ से अभी बाहर चल रहा है, जिसने दंगों को बड़े स्तर पर अंजाम दिया था और उसने शुरुआत में कई टीवी चैनलों के माध्यम से ये कहने की कोशिश की थी कि वो अपने घर में कैद हो गया था दंगाइयों के द्वारा और उस वजह से उसने पुलिस से मदद ली थी, तब वो अपने घर में वापस नहीं गया है। इसको लेकर पुलिस ने भी एक खंडन कर दिया था, जिसको हमने कल बताया था। एक और बड़ी खबर अब आ रही है कि एक वीडियो फुटेज मिला है, सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें यही ताहिर हुसैन 15 से 20 हथियारबंद लड़कों के साथ अपने घर से निकलता हुआ और दोबारा घर में घुसता हुआ नजर आ रहा है। जैसा हमने आपको कल बताया भी था कि इसका जो छोटा भाई है कमर हुसैन, वो शाहरुख खान नाम का जो दंगाई जिसने गोलियां चलाई थी, पुलिस वाले दीपक दहिया के ऊपर गोली तानी थी, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से 20 से 25 लड़के पिस्टल लेकर निकल रहे हैं इसके घर से और तमाम लड़कों के साथ में सैकड़ों की भीड़ लाठी डंडे और पत्थर लेकर निकल रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि जाफराबाद और ये गोकलपुर का पूरा जो इलाका है, मुस्तफाबाद का मौजपुर का जो इलाका है, इसमें जो दंगा कराया था उसका वहाँ पर एरिया कमांडर ताहिर हुसैन ही था। और ताहिर हुसैन जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान से 56 बार इसकी कॉल डिटेल में पता चला कि इसने कॉल की थी या बातचीत हुई थी, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल से 9 बार और मनीष सिसोदिया से 18 बार इसने बात की थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो दंगा हुआ था उसमें पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उसको मॉनिटर कर रही थी और उसका एरिया कमांडर बनाया गया था ताहिर हुसैन नाम के इस दंगाई को। तो निश्चित तौर पर दंगाई अभी फरार है, 2 घरों पर ताले लगे हुए हैं। वही दूसरी तरफ जिन लड़कों को पिस्टल और अवैध हथियारों के साथ देखा गया है, पुलिस ने अब तक उन सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिए हैं। 45 से ज़्यादा केस आर्म्स एक्ट में दर्ज हुए हैं। 436 FIR अभी तक दिल्ली दंगों को लेकर हो चुकी है
और 1450 लोगों को इस मामले में अरेस्ट या डिटेन किया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से धीरे धीरे वीडियो फुटेज मिलते जा रहे हैं, क्योंकि एक और बात सामने आई थी कि ताहिर हुसैन ने रास्ते में पड़ने वाले तमाम सीसीटीवी कैमरों को या तो तोड़ दिया था या उनके तार कटवा दिए थे जब वो दंगा करने के लिए निकला था। लेकिन बचे कुछ जो कैमरे हैं उनमें जिस तरीके से फुटेज सामने आ रहे हैं, अब यह ताहिर हुसैन नाम का दंगाई भी नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ हर्ष मंदर जैसे इसके जो आका हैं, जो कोर्ट में जाकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं बचेंगे। एक और बात दिल्ली दंगों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि द वायर और एनडीटीवी टाइप के जो चैनल है उन्होंने एक झूठ फैलाया था कि सिर्फ बिहार में जो स्कूल जला था वो एक मुस्लिम का स्कूल था। दरअसल उस स्कूल का जो मालिक है वो पंकज शर्मा है, बगल में उसके राजधानी स्कूल है जो कि एक मुस्लिम का था, लेकिन उस स्कूल से पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, पेट्रोल बम फेंके गए थे और इस पंकज शर्मा का जो डीआरबी स्कूल था जिसका फोटो दिखाते हुए वायर और एनडीटीवी ने कहा था कि देखो हिंदुओं की भीड़ ने मुस्लिमों के स्कूल को जला दिया, वो हिंदुओं का स्कूल था और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो झूठ फैलाने की कोशिश ऐसे पत्रकारों ने, बरखा दत्त, रवीश कुमार जैसे लोगों ने की थी, वो भी पर्दाफाश हो गया है। तो सीधे तौर पर अब ये भी सामने आ रहा है कि ये जो दंगे हुए थे इनमें मुस्लिमों को विक्टिम दिखाने की कोशिश की गई थी और बहुसंख्यक आबादी को एक तरीके से डेमोनाइज करने की, उनको आतंक की दिखाने की कोशिश की गई थी, वो झूठ भी पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर अब दिल्ली के दंगों के जो असली कातिल हैं, जो दंगाई हैं, जो हत्यारे हैं, उनको सजा भी मिलकर रहेगी। जय हिंद, जय भारत।